नमस्कार साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम लोग फिर से वन लाइनर कॉन्सेप्ट यानी वन लाइनर पॉइंट बिल्डिंग पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट्स की बात करेंगे। मींस 20 इंपॉर्टेंस पॉइंट ऐसे बिल्डिंग पर होगा जो ऑप्शनल क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में आपका काफ़ी हेल्प करेगा और साथ में बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेगा। मींस आपके पास जो 20 मेन कॉन्सेप्ट है पहले भाग में, वो आप देखेंगे तो आपका बिल्डिंग का बहुत सारे ऐसे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएगा और ऑप्शनल क्वेश्चन का काफ़ी हेल्प करेगा। ये चाहे आईटीआई के स्टूडेंट्स हो, चाहे डिप्लोमा स्टूडेंट हो, यदि आप एएलपी का एग्जाम दे रहे हैं या कोई कंपटीशन आप देना चाह रहे हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन आपको सोल्यूशन करना है बिल्डिंग से, तो आप ऐसे कॉन्सेप्ट को जरूर जानेंगे। तो देखिए हम लोग पहला पॉइंट जो आपके पास सामने दिख रहा है, कह रहा स्थायी जोड़ में कार्यखंड मतलब वर्कपीस और बंधक दोनों खुलने पर प्रभावित होता है। मतलब यह एक प्रकार का स्थायी जोड़ होता है, बिल्डिंग एक प्रकार का स्थायी जोड़ होता है। और कहा गया है यदि दोनों को हम अलग अलग करेंगे तो दोनों पार्ट आपके खराब हो जाएंगे। मींस डीअसेंबल असेंबल करने पर दोनों ही पार्ट डैमेज हो जाएंगे, इसलिए बोला जाता है। ये हमारा जो माध्यम है अभी जो क्लास का, ये वन लाइनर कॉन्सेप्ट का हम लोग टोटल हिंदी माध्यम रख रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होता है वो आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए होता है और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए होता है। अर्थात ऐसे भी स्टूडेंट्स जो होंगे जो एएलपी के एग्जाम दे रहे होंगे या एएलपी का सीबीटी 2 एग्जाम देने वाले होंगे, ऐसे बड़ा ही महत्वपूर्ण आपके कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। आगे हम लोग दूसरे वाले भाग में देखेंगे। दूसरे पॉइंट में कह रहा है वेल्डिंग एक प्रकार का स्थायी जोड़ है और यही कारण है कि जब हम लोग इसको अलग अलग करते हैं तो दोनों पार्ट प्रभावित होते हैं। आगे बात करेंगे, देखिए कौन सा पॉइंट है, तीसरा वाला बिंदु। तीसरा वाला पॉइंट जो होता है, कह रहा है कि ऑटोजोनस वेल्डिंग में फिलर मटेरियल का प्रयोग नहीं होता है। ऑटोजोनस, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस होता है, जिसमें ऑटोजोनस में फिलर मेटल का प्रयोग नहीं होता है, फिलर मटेरियल का प्रयोग नहीं होता है। ये आप ध्यान में रखना है। ऑप्शन में पूछा जाता है कि भाई ऐसा कौन सा बिल्डिंग जिसमें फिलर मटेरियल का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसमें आपका ऑटोजोनियस, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस होगा, तो आप उसमें आंसर को इसी के अनुसार हल करेंगे। आगे है होमोजीनियस में, जैसे ये वाला क्वेश्चन है चौथा वाला, होमोजीनियस में वेल्डिंग में वर्कपीस तथा फिलर मटेरियल समान होते हैं। मतलब होमोजीनियस यदि वेल्डिंग है तो जिसमें जिस पदार्थ का वर्कपीस होता है उसी मटेरियल का हम लोग फिलर रॉड प्रयोग करेंगे। और फिलर रॉड क्या होता है, वर्कपीस क्या होता है, जब एक कॉन्सेप्ट वाला क्लास पढ़े होंगे तो आपका उसमें मालूम होगा। ये हम लोग एक प्रकार का वन लाइनर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जो आप पढ़े हैं उसको एक रिकॉल करता है और ऑप्शनल क्वेश्चन को हल करने में मदद करता है। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन इसका पॉइंट 5 का, हेट्रोजीनियस में। देखिए जैसे हेट्रोजीनियस वेल्डिंग में वर्कपीस तथा फिलर मटेरियल अलग अलग होता है। हेट्रोजीनियस वेल्डिंग में वर्कपीस तथा फिलर मटेरियल अलग अलग, जैसे सोल्डरिंग वेजिंग हुआ, एक प्रकार का हेट्रोजीनियस होता है, तो उसके अंतर्गत हमारा जो फिलर मेटल का प्रयोग करेंगे वो आपका वर्कपीस के अलग प्रकार का होता है, इसलिए इसको हेट्रोजीनियस कहते हैं। आगे 6 पॉइंट है, प्रेशर वेल्डिंग में प्रेशर दाब देकर वेल्डिंग किया जाता है और जिसमें आपका वर्कपीस द्रव अवस्था में नहीं आता है। तो प्रेशर वेल्डिंग में जो वर्कपीस होता है जिसको आप जोड़ते हैं उसमें मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचता, उसको दाब डाल करके डायरेक्ट हम वेल्डिंग करते हैं। ओके, आगे देखिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट नंबर 7 करा, फोर्स वेल्डिंग में प्रेशर देने के लिए हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। तो जाहिर सी बात है जो फोर्स वेल्डिंग होता है उसमें प्रेशर देना पड़ता है। देखिए अब 8वां बिंदु है, जो 8वां पॉइंट है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, फोर्स वेल्डिंग, प्रेशर वेल्डिंग है, जिसे हम प्लास्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं। यानी कि इसको हम मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म करते हैं। देखिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग, फोर्स वेल्डिंग, प्रेशर वेल्डिंग है, जिसे हम प्लास्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं। इसमें वर्कपीस को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करना होना आवश्यक होता है, मतलब इसको प्लास्टिक स्थिति तक गर्म करेंगे। आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, थर्मिल वेल्डिंग, नॉन प्रेशर वेल्डिंग है, जिसे हम फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं। फ्यूजन मतलब पिघलना होता है। ध्यान देना, प्लास्टिक स्टेज अलग है और आपका फ्यूजन वेल्डिंग अलग है। तो आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, थर्मिल वेल्डिंग, नॉन प्रेशर वेल्डिंग है, जिसे फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट आपका 10वां बिंदु है, जो 10 वाला पॉइंट, वो सील्डिंग गैस एवं फ्लक्स पिघले हुए मटेरियल को वातावरण से सुरक्षा करता है। तो सील्डिंग गैस और फ्लक्स जो होते हैं ना, फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं या सील्डिंग गैस कौन कौन से होते हैं, वो आप जब कॉन्सेप्ट वर्कशॉप का आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपका मिलेगा। अभी फिलहाल में सील्डिंग गैस और फ्लक्स का क्या उपयोग है, तो कहेंगे मटेरियल को वातावरण से सुरक्षा प्रोटेक्ट करता है। आगे है 11 बिंदु,
कह रहा है वेल्डिंग में शील्ड गैस के रूप में अधिकतर हम लोग कौन से, जैसे पूछा था कौन से गैस का प्रयोग करेंगे, तो उसमें आर्गन और हीलियम अक्रिय गैस का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है। मतलब वेल्डिंग में जो शील्डिंग करते हैं टू प्रोटेक्ट द एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्शन के लिए, उसमें हम आर्गन और हीलियम का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। फिलर मटेरियल का जो गलनांक है वो जोड़े वाले जाने वाले धातु के गलनांक से थोड़ा सा कम ही होता है फिलर मेटल। टीआईजी वेल्डिंग में देखिए कभी कभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शनल बनाता है। टीआईजी वेल्डिंग में टंगस्टन के इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है निम्न में कौन से वेल्डिंग में टंगस्टन इलेक्ट्रोड किया जाता है, तो आपका उसमें रहेगा टीआईजी, एमआईजी, समरजार्क वेल्डिंग आदि आदि उसमें रहेंगे। उसमें ऑप्शन आपको टीआईजी कहना होगा, मतलब टीआईजी वेल्डिंग में टंगस्टन के इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। आगे यदि हम बात करेंगे 14 नंबर पर, तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में समानता, यानी मेटल इनर्ट गैस का मतलब समझते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यम आई जी। जैसे उस ये वाला हम लोग टीआईजी कहते थे, यम आई जी। तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में समांतर डीसी करंट का प्रयोग किया जाता है। ये बड़े ध्यान रखेंगे कि मेटल इनर्ट यम आई जी में डीसी करंट का प्रयोग किया जाता है। देखिए आगे बढ़ते हैं 15 वाले में। करा स्ट्रेट पोलरिटी में वर्कपीस को पॉजिटिव और इलेक्ट्रोड को निगेटिव रखते हैं। स्ट्रेट पोलरिटी में देखिए ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, स्ट्रेट पोलरिटी और रिवर्स पोलरिटी दो होते हैं। तो स्ट्रेट पोलरिटी कब प्रयोग करेंगे, कब रिवर्स पोलरिटी यूज करेंगे, किसमें पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है, किसमें पेनिट्रेशन कम होता है, कौन से वेल्डिंग का पोलरिटी का प्रयोग हम अधिक थिकनेस को वेल्ड करने में करेंगे, कौन से वेल्डिंग को कम थिकनेस के वेल्डिंग करेंगे। ये तो आपका बहुत सारे, जब आप वर्कपीस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसके लिए डायरेक्शन विजन को आपको सब्सक्राइब करना होगा, आपकी पूरी कॉन्सेप्ट को मिलेगा। ये तो आपका रिवीजन है और वन लाइनर कॉन्सेप्ट है, जिसका उपयोग आप ऑप्शनल क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प ले सकते हैं। तो हमने कहा स्ट्रेट पोलरिटी में कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो वन लाइनर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। स्ट्रेट पोलरिटी में वर्कपीस को पॉजिटिव तथा इलेक्ट्रोड को नेगेटिव लिया जाता है। जैसे हमने कहा, देखिए जैसे हमने कहा कि भाई एक हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और यहाँ पर अपना ट्रांसफार्मर लगा देंगे। तो यहाँ पर दो पोलरिटी होते हैं, जैसे मान लीजिए प्लस है, ये माइनस है, ऐसे कुछ कर दिया जाए। तो कहा जाता है स्ट्रेट यदि पोलरिटी में हमारा हो तो हम वर्कपीस को पॉजिटिव लेते हैं। मतलब ए वाला यदि पॉइंट है ना, तो इसको हम लाएंगे, वर्कपीस को पॉजिटिव कर देंगे, और यहाँ से यदि हम इसको लाएंगे, ए वाला जोड़ देंगे, तो इलेक्ट्रोड को हम नेगेटिव कर देंगे। तो ओवरऑल ये आपका स्ट्रेट पोलरिटी है। यदि हम इसी को बदल देंगे, जैसे यहाँ पर हमने कहा कि वर्कपीस को पॉजिटिव और इलेक्ट्रोड को नेगेटिव, स्ट्रेट पोलरिटी है। यदि हम वर्कपीस को नेगेटिव कर दें, इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव कर दिया जाए, तो यहाँ रिवर्स पोलरिटी हो जाएगा, जैसा कि दूसरा पॉइंट है। मतलब रिवर्स पोलरिटी में इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव तथा वर्कपीस को नेगेटिव रखते हैं। ये दिमाग में बैठा लेंगे, इस पे बहुत सारे ऑप्शनल क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आणविक आकर्षण तथा पृष्ठ तनाव के कारण आर्क वेल्डिंग होने में सहायक होता है। ये भी कॉन्सेप्ट आपका ऑप्शनल क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। आगे हैं 18 जो पॉइंट है, वेल्डिंग में रेक्टिफायर द्वारा। देखिए कभी कभी पूछता है कि एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है, तो आप बोलेंगे कि भाई रेक्टिफायर जो होता है वो एसी को डीसी में बदलता है। फिलर रॉड का साइज वेल्ड की जाने वाली धातु के प्रकार, जोड़ की प्रकृति, वेल्डिंग तकनीकी आदि पर आधारित होता है। यानी कि फिलर रॉड का जो साइज है, साइज का मतलब वो डायामीटर वाला जो मैटर है वो लेना होगा। तो वेल्ड की जाने वाली धातु के प्रकार लेंगे, जोड़ की जो नेचर है, प्रकृति किस प्रकार से है, वेल्डिंग की टेक्नोलॉजी किस प्रकार से, उसके आधार पर हम इसका सिलेक्शन करते हैं ना। जो लास्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में लो वोल्टेज तथा हाई डिस्चार्ज यानी हाई करंट डिस्चार्ज का प्रयोग करेंगे। मतलब इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में हम वोल्टेज को ड्रॉप करते हैं और करंट को इंक्रीज करते हैं, और इसका उपयोग हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा किया जाता है। तो कभी कभी पूछा जाता है भाई इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में कौन से ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। और उस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम सिर्फ यही होता है कि हाई वोल्टेज को हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो करंट को हाई करंट में बदलता है। मतलब हाई वोल्टेज लो करंट को हाई करंट लो वोल्टेज में बदलता है। यही कारण है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में लो वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज का प्रयोग किया जाता है। ये वेल्डिंग का पहला भाग है। हालांकि वेल्डिंग का इतने भाग नहीं है, हम लोग 20 के बाद वाला भी 21 22 वाले पॉइंट्स हम लोग आगे कंटिन्यू देखेंगे। और इसके लिए आपको कुछ करना नहीं होगा, हमारे डायरेक्शन विजन के साथ कंटिन्यूअस आपको बना रहना है। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि आप ITI हैं, डिप्लोमा है, यदि कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं, ALP का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको डायरेक्शन विजन सिर्फ सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और यदि मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो ये तो था बिल्डिंग पर आधारित 21 लाइनर कॉन्सेप्ट। आगे हम लोग इसी तरह क्लास को कंटिन्यूअस नेक्स्ट पार्ट बनाए रखेंगे। आप हमारे डायरेक्शन विजन के साथ कंटिन्यूअस बने रहेंगे।